है ना। अच्छा, ओके, थैंक यू। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमको सॉल्व करना है, पिछले 3 साल के, वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व ओके। करना है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। हाँ। ठीक है। आपको पैटर्न भी ठीक समझ में है सर, आएगा कि ओके। कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। देखो, थोड़ा सा हाँ। हम रिवाइज करते हैं, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर। बेटा, हमने स्कूल में बायोलॉजी पढ़ रखा है। ठीक है। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में आता है सेल, है ना, लिविंग है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बॉटनी पढ़ते हैं हम, जूलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, जिंदा चीजें। तो जिंदा क्या क्या है? प्लांट हम्म। जिंदा है। बहुत सारे प्लांट है, प्लांट का अपना क्लासिफिकेशन है। प्लांट की स्टडी हम बॉटनी में करते हैं। तो हमको बॉटनी का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यदि हमें बॉटनी का बेसिक नॉलेज होगा तभी हम कोगनोसी समझ पाएंगे, क्योंकि कोगनोसी में हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऐसे सोर्सेस से के बारे में पढ़ेंगे जहाँ जहाँ से हमें विटामिन मिलते हैं, है ना। प्लांट से हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। प्लांट से हमें कार्ब्स, प्रोटीन, ये सब हमें एनिमल सोर्स के साथ साथ हम्म। प्लांट से भी मिलता है। तो हम यदि बॉटनी के हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, हम यदि पत्ती की, तने की, जड़ की, फ्रूट की, फ्लावर की, हमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी यदि आएगी तो हम कोगनोसी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। क्योंकि दवाइयों की खेती करने के लिए हमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना जरूरी है। क्योंकि दवाई की कंपनियों को चाहिए दवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल आता है एग्रीकल्चरल लैंड से, और वहां पर फार्मिंग करता है किसान। तो दवाइयों की खेती एक पढ़ा लिखा किसान ही कर सकता है, और वो पढ़ा लिखा किसान होगा फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट चाहे तो कोगनोसी पढ़ने के बाद में दवाइयों की खेती कर सकता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बेटा बहुत पैसा है। दवाइयों का जो मैन्युफैक्चरर है उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और दवाइयों की खेती वही कर सकता है जिसको नॉलेज होगा मेडिसिनल प्लांट का, कि उसका कल्टीवेशन कलेक्शन कैसे होगा, है ना, उसके लिए किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, है ना, सॉइल का पीएच क्या होना चाहिए, सॉइल में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एल्केलाइन सॉइल होनी चाहिए, है ना, हमें उसको किस टाइप का खाद देना है, किस टाइप के उसमें हमको फर्टिलाइजर्स यूज करना है। तो ये सब का यदि हमें नॉलेज है तो ही हम खेती कर सकते हैं दवाइयों की, है ना। और हम बायोलॉजी जो हमारा है ये हमको बेस प्रोवाइड करता है। जैसे हमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है ना, तो हमको जूलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि एनिमल टिश्यू है, ह्यूमन टिश्यू है, दोनों में हालांकि डिफरेंस है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो हम ह्यूमन टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, है ना, लेकिन एनिमल में भी टिश्यू होता है। तो जितनी भी जिंदा चीजें हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। बैक्टीरिया भी जिंदा है, फंगाई भी जिंदा है, माउल्ड भी जिंदा है, पैरासाइट्स, ये सब कुछ बेटा हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है। तो बायोलॉजी हमारा आधार है, हमारा बेस है, जो कि हम 7th 8th 9th 10th 11th 12th कम से कम 5 6 साल हम पढ़ चुके हैं साइंस, है ना। और बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। तो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये लिविंग ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका बॉटनी, जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, तो हमको बॉटनी की जरूरत है कोगनोसी समझने के लिए। ठीक है। दूसरा है आपका जूलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी बेटा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। और एक होता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत है ना। और कुछ चीजें तो इतनी छोटी होती है जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। पर यदि हमको डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, आरएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, तो ये जो डीप स्टडीज होती हैं साइंटिफिक लेवल पे, इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बाकी साधारण लेबोरेटरी में हम हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उससे माइक्रोस्कोप से काम चल जाता है। माइक्रोस्कोप का काम होता है बेटा मैग्नीफाई करना, उसमें हम ग्लास यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में आता है वो। ठीक है। माइक्रोस्कोप से हम कैसे स्लाइड बना के प्लांट टिश्यू को और एनिमल टिश्यू को कैसे हम देखते हैं, है ना, हम ब्लड को कैसे एनालाइज करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल्स भी है आपके, है ना। पांचों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, और उन प्रैक्टिकल्स में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो यदि कोई जैसे कॉलेज आता है, प्रैक्टिकल करता है, तो उसको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90% 80% तो प्रैक्टिकल्स हैं, और प्रैक्टिकल्स करके अपने आप ही समझ में आ जाता है। थ्योरी कोई बड़ी बात नहीं है यदि आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो, है ना। तो यदि आप प्रैक्टिकल करते हो तो थ्योरी ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाती है। तो हमको बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में हमको बैक्टीरिया, वायरस, इनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी हम कर चुके हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। अच्छा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं
जैसे बैक्टीरिया की डेफिनेशन हो उसका क्लासिफिकेशन, है ना, वायरस का डेफिनेशन हो उसकी क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के वायरस होते हैं, कौन से वायरस से कौन सी बीमारी होती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एग्जिट एग्जाम भी आप दोगे तो वहां से भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इनका बेसिक्स आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तो आपको सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लांट का हमें इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, हमारे आसपास जो भी प्लांट हम देख रहे हैं उसमें कौन से मेडिसिनल इफेक्ट है, उनको हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हमारे सामने यदि कोई प्लांट में आपको दिखाऊं तो आप समझ पाओ कि ये कौन सा प्लांट है, ये है ना, ये तुलसी का प्लांट है, ये नीम का प्लांट है। ऐसे इजी प्लांट तो आप देखते हो तो इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन जो मेडिसिनल प्लांट है, जैसे आपका कालमेघ हुआ, है ना, गुडुची, गुडुची की बेला शायद आपने ना देखी हो, तो ऐसे प्लांट को भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, मतलब उसको देख के, उसको छू के, उसको सूंघ के, है ना, उसके उसको स्पर्श करके, मतलब छूना। तो ये सब मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स हैं, है ना। जैसे आप आंवले को छू के बता सकते हो, गोल रहता है आंवला, है ना, आंवला भी एक ड्रग है, आपके सिलेबस में है। अदरक आपको पढ़नी है, लहसुन आपको पढ़नी है, ठीक है, जिलेटिन आपको पढ़ना है, जिलेटिन, ये सब कोगनोसी में आपको पढ़ना है। अगार पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको विटामिन्स पढ़ने हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में विटामिन में कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल पढ़ाया था, है ना। इससे हमको विटामिन ए और विटामिन डी मिलते हैं। और ये हमको कहाँ से मिलता है? मेराइन सोर्सेस से, मतलब समुद्र से, सी से, ओशियन से। तो प्लांट का हर एक पार्ट एज अ मेडिसिन यूज हो सकता है ना। प्लांट का जैसे स्टेम्प है, ठीक है, रूट है, फ्लावर है, सीड है ना। हर प्लांट में अलग अलग मेडिसिनल एक्टिविटी होती है, और प्लांट के अलग अलग पार्ट में अलग अलग मेडिसिनल इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे राउल्फिया सर्पेंटाइना की जो जड़ है, ठीक है, तो वो भी एज अ मेडिसिन, उसमें भी मेडिसिन इफेक्ट होता है ना, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होती है वो, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्लांट की, लीफ का, प्लांट के स्टेम का, रूट का, कि इसकी एनाटॉमी कैसी है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप के वहां पर सेल टिश्यू प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, प्लांट की जेनेटिक्स क्या होती है, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कौन सा प्लांट कहाँ पर पाया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक मेडिसिनल प्लांट पूरी दुनिया में पाया जाए, है ना। कुछ प्लांट तो ऐसे जो हमारे देश में है भी नहीं पर उनमें मेडिसिनल इफेक्ट है। फिर भी भारत एक ऐसी भूमि रही है जहां पर सर्वाधिक मेडिसिनल प्लांट उपलब्ध है ना। जैसे सुमेरु पर्वत, है ना, रामायण में भी वर्णन है, हनुमान जी ने जो पर्वत उठाया था, ठीक है, उस वो भी, उस पे संजीवनी बूटी थी। संजीवनी बूटी इतनी पावरफुल है कि जिसकी जाने की एकदम कगार पे आ गई उसको भी बचा सकती है, इसलिए उसको संजीवनी बूटी नाम दिया गया है। तो भारत एक ऐसा देश है बेटा जहाँ पर पर्याप्त जड़ी बूटियां हैं, है ना। देश विदेश से लोग आते हैं और भारत में रिसर्च करते हैं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी यहाँ पर औषधि उपलब्ध ना हो। क्योंकि भारत की जो आबो हवा है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, वो बहुत ही अच्छा है। सभी मौसम यहाँ पर है, सभी ऋतुएं आती जाती है ना। और यहाँ पर पहाड़ पर्वत भी है, रेगिस्तान भी है। तो हर तरह का मतलब क्लाइमेट आपको भारत में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गर्म प्रदेश भी है, ठंडे प्रदेश भी है। कहीं ऐसा है कि भारत के किसी एरिया में बर्फ गिर रही होती है ना, कहीं गर्मी बहुत पड़ती है, जैसलमेर। तो भारत एक बहुत ज्यादा वर्सेटाइल कंट्री है ना। और यहाँ के लोग भी, मतलब यहाँ का कल्चर भी काफी रिच है। भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में उसके वर्सेटाइलिटी के लिए जानी जाती है। बहुत वर्सेटाइल कल्चर कल्चर है भारत का। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जड़ी बूटियां पाई जाती है ना। हिमालय क्षेत्र पे अलग पाई जाएगी जो हाई एल्टीट्यूड पे होती है। कुछ वहां होती है जहाँ बारिश ज्यादा होती है ना। जैसे अब कहते हैं भाई गंगा जल, गंगा से में स्नान करने से भाई स्किन डिजीज नहीं होती है ना। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि गंगा जहाँ से बह के आती है, पर्वत और मतलब जहां से भी वो गुजरती है, वहां जो पेड़ पौधे होते हैं उसका अर्क गंगा जी में आ जाता है। या ऐसी नदियां जो पहाड़ों से निकल के आ रही हैं तो उसमें पहाड़ों की जो जड़ी बूटियां हैं उसका अर्क उसमें आ जाता है, तो वो पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हम भाई नहाने के लिए यदि उसमें नीम नीम डाल दें, नीम के पानी से नहाएं, नीम के साबुन भी आते हैं, हालांकि कंपनियां हमें उल्लू बनाती है, नीम उसमें रहता नहीं है, केवल चित्र दिखाती है। पर नीम का पानी हमारे लिए अच्छा होता है नहाने के लिए। उससे हमको स्किन डिजीज, एक्जिमा नहीं होगा, स्किन सोरासिस नहीं होगा, मुहासे, स्किल, हमारे जो स्किन की शेडिंग की प्रॉब्लम है, ये सब नहीं होगी। तो नीम में एजाटिरेक्टिन होता है जो कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। तो बहुत से ऐसे प्लांट है जो एज एंटीबायोटिक भी यूज होते हैं, है ना। जैसे पेनिसिलिन मैंने आपको बताया था, ये आपको ग्रीन एल्गी से मिला था, पेनिसिलियम नोटेटम।
तो हमें प्लांट का क्लासिफिकेशन भी किया गया है भाई, कोई छोटे प्लांट है, कोई बड़े प्लांट है ना। ट्री, ट्री मतलब पेड़ बड़े जिनमें वुड भी होगा, हार्ड वुड होती है, सॉफ्ट वुड होती है। तो ये सब हमको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्लांट की, हमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर होना चाहिए। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने बॉटनी में मतलब प्लांट का क्लासिफिकेशन किया और बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। अब जैसे हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो केवल हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हम उनको फाइटो प्लांटस कहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं बेटा जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है ना, पौधा ही आगे चल के पेड़ बनता है ना। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जैसे बैनियन ट्री हुआ, है ना। बरगद के पेड़ की आयु औसतन मतलब 200-400 साल से कम नहीं होती है। तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी आयु बहुत कम होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए, जैसे आप देखो गेहूं, उनका जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है ना। तो अब ये डिपेंड करेगा जेनेटिक्स पे कि कोई प्लांट पेड़ बनेगा या नहीं, है ना। पेड़ मतलब बड़ा हो जाएगा, उसकी उम्र ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक्स पर, है ना। और जो प्लांट किस तरह से ग्रो अप होगा, उसका साइज एंड शेप क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो प्लांट है, किस कैटेगरी का प्लांट है वो, है ना। जैसे आप बांस का पेड़ देखो, बहुत लंबा होता है ना। हर पेड़ की अपनी विशेषता रहती है, किसी में पत्ती ज्यादा रहती है, किसी में पत्ती कम रहती है। कोई लंबा रहता है, कोई नाटा रहता है, कोई ठिंगना रहता है। प्लांट के जो लीव्स होती हैं उनके कलर भी अलग अलग रहते हैं, है ना। पर लगभग हर प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस से वो लोग सन की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, है ना। आपने देखा होगा गार्डनिंग की, किसी को हॉबी हो, गार्डनिंग का शौक हो, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो हम बिना बीज के मतलब उगाए जा सकते हैं, है ना। तो उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स। ये टर्मिनोलॉजी बेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, और आपका जो अभी इसका एग्जाम होगा ना, एग्जिट एग्जाम, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस गवर्नमेंट 100% पूछती है। तो वो तो आपका गवर्नमेंट करवाएगी, पीसीआई गवर्नमेंट बॉडी है ना। आपका एग्जिट एग्जाम होगा, तो आपको क्या है, बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग एग्जिट एग्जाम निकाल पाओगे। क्योंकि आपको आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के 11 सब्जेक्ट के साथ 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 ही साथ एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी करनी है, क्योंकि आपका जो बैच है, आप लोग को एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। तभी आप लोग को लाइसेंस मिलेगा, तो आपको सिंसियरली पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई पे यदि आप ध्यान नहीं दोगे, सोचोगे रट्टा मार के पास हो जाओ, तो उससे आपका काम नहीं चलेगा, आप आगे चल के एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लेक्चर ध्यान से सुन के नोट्स बनाया करो। पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, 100-150 पेज की एक कॉपी बना लो, पांचों सब्जेक्ट की। ठीक है। सुटेक, कोग्नोसी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पांचों सब्जेक्ट की आप 150-200 पेज की कॉपी बनाओ, लेक्चर सुना करो और नोट्स बनाया करो, जो चीजें आपके समझ में आती है। तो एग्जाम टाइम पे आप आसानी से रिवीजन भी कर पाओगे, और ये टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। प्लांट में बेटा बीज भी होता है, फूल भी होता है, और फूल के अंदर बीज होता है। ठीक है। और वो बीज को बोने से फिर वो प्लांट का जो आ, आगे उसकी जनरेशन बढ़ जाती है। आपने कुछ बीज देखे होंगे जिसमें हेयर्स पाए जाते हैं, और वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। जब बच्चे खेलते नहीं है, एक छोटा सा बीज रहता है, और वो बीज के ऊपर मतलब रेशे होते हैं, और वो उड़ते रहता है वो। ठीक है। तो प्लांट इस तरह से अपनी जनरेशन को बढ़ाता है। जितने भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब अपने जनरेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई भी अपनी जनरेशन को खत्म नहीं करना चाहता। ये टेंडेंसी होती है हर जिंदा चीज की, कि जिंदा चीज खत्म नहीं होना चाहती, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है। एक वायरस, बैक्टीरिया, ये इतने छोटे होते हैं पर ये अपने अस्तित्व को होने नहीं देते, ये अपने अस्तित्व को ये भी बनाए रखते हैं, है ना। बैक्टीरिया में भी इम्यूनिटी होती है, बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करता है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हर जिंदा सेल, हर जिंदा कोशिका अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करती है। ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बिना फूल और बीज के भी हो जाते हैं, है ना। तो उनको हम फेनोरोगेम्स कहते हैं। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप याद रखना। थैलोफाइटो प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट भी होते हैं बेटा जिसमें ना तो स्टेम्प होता है, ना तो तना होता है। ठीक है। और ये ना तो उसमें लीफ होती है, पत्ती होती है, ना तो रूट होती है, ना तो जड़ होती है। ऐसे भी प्लांट होते हैं, उनको हम
थैलोफाइटस कहते हैं या थैलोफाइटो कहते हैं। ये फिलामेंट के स्ट्रक्चर के जैसे ये वाले प्लांट होते हैं, है ना। एल्गी आपने देखी होगी, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं भी होता। और हर प्लांट का जो कलर है वो उसमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है उसके आधार पे प्लांट का कलर डिसाइड होता है। और आपने देखा होगा जो सो प्लांट आते हैं उनमें काफी कलर होते हैं, तो उनके कलर की वजह से ही हम उनको यूज करते हैं। जिन प्लांट में बेटा जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना, जैसे अमरबेल, अमरबेल अपना भोजन खुद नहीं बनाती। जिस भी पेड़ पे लद जाएगी उस पेड़ को वो कवर कर लेगी, और कवर करके उसी से उसका ही खून चूसेगी, मतलब वहीं से न्यूट्रिशन लेगी, है ना, भले वो पेड़ सूख जाए, है ना। तो एक होता है आपका ऑटोट्रोप्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल है आपका एल्गी। तो जहां पर क्लोरोफिल होगा वहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा, और जहां प्रकाश संश्लेषण होगा वहां पर अपना भोजन स्वयं बनाया जाएगा, तो कोई डिपेंडेंसी, कोई निर्भरता नहीं रहेगी। और हेट्रोट्रोप्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, जो अभी एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, अमरबेल। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो मतलब जिनके जो यूज करने लायक, है ना, खाने योग्य जो पार्ट होता है, जैसे हम अदरक खाते हैं, तो अदरक क्या है, राइजोम पार्ट होता है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी हम फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं वो जिस प्लांट सोर्स से आ रहा है वो कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है, जमीन के ऊपर होता है ना, कहाँ होता है वो। ठीक है, इसका भी हमको नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम प्याज खाते हैं हम, है ना, तो प्याज क्या है, अंडरग्राउंड रहता है, जमीन के अंदर होता है। तो ऐसी सामान्य जानकारी हमको ड्रग्स के बारे में होना चाहिए। और इसको हम राइजोम कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है अदरक। अदरक आप लोग चाय में डालते हो, अदरक दवाई है, अदरक औषधि है। अदरक में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं, अपने अपने सिलेबस में भी है, अदरक की फैमिली हमको पढ़नी है। अदरक में किस टाइप के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, अदरक का आइडेंटिफिकेशन क्या है ना, ये सब हमको पढ़ना है। अदरक अदरक की खेती कैसे होती है। तो अदरक किस कैटेगरी में आता है, ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में अदरक आता है, क्योंकि ये राइजोम पार्ट इसका हम यूज करते हैं। राइजोम मतलब होता है अंडरग्राउंड स्टेम को ही हम राइजोम कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका टेरिडोफाइटस। टेरिडोफाइटस में क्या आता है आपका, इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को। जैसे ह्यूमन बींग्स में आर्टरी और वेन्स होती है ना, वैसे ही प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है। ये हॉलो ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू प्लांट में न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो परासरण दाब होता है, ऑस्मोसिस, उसके थ्रू प्लांट में परिवहन का काम होता है। ह्यूमन बींग्स में हार्ट करता है ये काम, है ना। जिम्नोस्पर्म भी होते हैं, है ना, और एंजियोस्पर्म होते हैं। जी, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि नेकेड होते हैं, है ना। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके आसपास खाने योग्य पार्ट होता है, जैसे फ्रूट होता है। तो कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें सीड के आसपास यदि फ्रूट प्रेजेंट है, सीड के सराउंडिंग में, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एंजियोस्पर्म बोलेंगे। और जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल सी टर्मिनोलॉजी है ना। जैसे कोई भी प्लांट है उसका जो फ्रूट पार्ट होता है बेटा वो ओवरी होता है ना। ओवरी तो फीमेल्स में भी होती है जो oogenesis के थ्रू अंडे बनाती है ना। तो प्लांट भी तो जिंदा होता है, प्लांट में केवल मूवमेंट नहीं होता, प्लांट तो सांस भी लेता है, प्लांट तो अपनी जनरेशन को आगे भी बढ़ाता है ना। प्लांट की भी जनरेशन होती है। चने से चना, आप चना जो पौधा है उससे जो बीज आएगा फिर आप बो दो, फिर चने का पौधा हो जाएगा। और एक बीज बोओगे तो उससे आपको 10 बीज मिल जाएंगे, है ना। माता पिता तो 15 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो जनरेशन को ह्यूमन बींग्स भी बढ़ाते हैं और प्लांट्स भी बढ़ाते हैं। तो प्लांट में जो ओवरी होती है बेटा, वही फ्रूट में कन्वर्ट होती है। और फ्रूट का काम क्या होता है प्लांट में, हम तो उसको खा लेते हैं, लेकिन फ्रूट का एक्चुअली काम होता है बीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, है ना। जैसे मैंने आपको सेब दिखाया होगा, है ना, सेब के अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं, कल दिखाया था शायद। जैसे हम आसपास घास देखते हैं, है ना, तो घास भी तो एक प्लांट का ही पार्ट है ना। जैसे जो आपके श्रब्स होते हैं, जैसे रायमुनिया आपने देखा होगा, झाड़ियां हैं, है ना। तो ये सब मतलब प्लांट के ही रूप है, अलग अलग, और अलग अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं, है ना। जैसे पेड़ तो आपने बहुत सारे देखे, मैंगो ट्री, है ना। तो मैंगो का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, शायद उसका इमेज दिखाया था। मैंगो का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, हम्म, बताओ। मीजो, मिडिल वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है।
कुछ आपके ऐसे रहते हैं बेटा, सीजनल प्लांट भी होते हैं। सीजनल प्लांट में जैसे आपने अभी दीपावली सेलिब्रेट किया तो उस टाइम पे गेंदे के फूल आते हैं, है ना, वो साल में केवल दीपावली के टाइम पे आते हैं गेंदे का। तो सीजनल रहते हैं, सीजन आएंगे और सीजन जाएंगे। तो जैसे ही बेटा सीजन आया और वो फिर प्लांट ग्रो अप होगा, उसकी उसमें फ्लावर्स आएंगे, उसके सीड्स आएंगे, और फिर वो एक उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करके फिर वो खत्म हो जाएगा। जैसे मैरीगोल्ड है, इस टाइप से। और एक आपका होता है अ, ऐसे प्लांट जो कि एक बार आपने लगाए तो 2 4 साल 5 साल, है ना, लंबे समय तक जीते हैं। जैसे आपने भाई टमाटर लगा दिया, है ना, तो किसान एक बार टमाटर लगाता है तो कम से कम 2 3 साल तक वो टमाटर देता है। तो हर पेड़ की एक अपनी लाइफ होती है ना। आप कभी मेडिसिनल गार्डन जाओ तो वहां देखना आपको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना, प्लांट को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आपके आसपास कहीं मेडिसिनल गार्डन हो तो। है ना? जैसे आप लोग ब्राह्मी का नाम सुनते हो बेटा, है ना, ब्राह्मी अम्बेलिफेरी फैमिली का एक प्लांट होता है जो ब्रेन टॉनिक की तरह काम काम करता है। ठीक है। इसको हम क्रिप्टीन प्लांट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीन पे रेंगता है ना, रेंगने इसकी बेला होती है जो कि जमीन पे ऐसे ऐसे रेंगते हुए आगे बढ़ती है। और इसकी जो पत्ती होती है बेटा, इसका जो रस होता है पत्ती का, ये हमारे ब्रेन सेल के लिए नर्वाइन टॉनिक की तरह काम करता है। हमारे नर्वस सिस्टम को बूस्ट अप करता है, ठीक है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को, एकाग्रता स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। और ये स्ट्रेस को भी कम करता है। ठीक है। और इसको संस्कृत में मंडूक पर्णी भी बोलते हैं। मंडूक पर्णी, मंडूक मतलब होता है मेंढक। तो इसकी पत्ती जब आप देखोगे ना बेटा तो आपको मेंढक के जैसे दिखेगी, है ना, अभी स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो इसमें ये सब मेडिसिनल इफेक्ट होता है। ये व्याकुलता को भी कम करता है, घबराहट को कम करता है, और इंसान की बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। तो आप चाहो तो ब्राह्मी के टॉनिक का यूज कर सकते हो, मार्केट में आता है ना। आपने देखा होगा लोग 2 250 रुपए का अद्दी पौआ पी के उड़ा देते हैं। इससे अच्छा है कि ब्राह्मी टॉनिक पी लें। 100 150 रुपए का आता है ब्राह्मी टॉनिक। 3 महीने ब्राह्मी टॉनिक पियोगे तो आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हाई हो जाएगा। रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। तो ऐसे औषधियों का हमको सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद की यही तो खूबसूरती है। आयुर्वेद कहता है ऐसा जीवन जियो कि कभी बीमारी मत पड़ो। आयुर्वेद कैसा है? ऐसा जीवन जियो कि आपका ब्रेन और आपका माइंड मतलब शार्प हो जाए, आप में सोचने समझने की शक्ति आए, प्रज्ञा आए, आपकी बुद्धि का विकास हो। ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा हमको आयुर्वेद देता है। तो ये आयुर्वेद की खूबसूरती है। और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको कोगनोसी पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि कोगनोसी यदि हम सही से समझ जाएंगे तो हम जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, बिना किसी टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन के, है ना। हमको अंग्रेजी दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो फार्मासिस्ट इतने लकी होते हैं कि उनको कोगनोसी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, जिससे वो प्रकृति के करीब जाते हैं। वो समझते हैं कि एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लांट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, शुद्ध पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। तो ये फार्मासिस्ट इसकी इंपॉर्टेंसी को जानता है ना। तो ये ब्राह्मी का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया, है ना। कोई भी प्लांट के बारे में आप पढ़ते हो तो आपको उसकी फैमिली पढ़नी है, बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको पढ़ के आना है बुक से और डिटेल में। और मैं आपसे अगली क्लास में पूछूंगा, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो आना ही चाहिए, है ना। जैसे पपाया प्लांट आपने देखा होगा, पपीता, है ना, पपीता का प्लांट, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सा प्लांट है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? कैन यू सी द स्क्रीन? ये कौन सा प्लांट है? नेम सर। हाँ, इस प्लांट का नेम। नाम बताओ जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। नीम, है ना। नेम है ना। नीम है। तो नीम भी एक मेडिसिनल प्लांट है। और ये किस में रखा हुआ है बेटा? इसको मोटार पिस्टल बोलते हैं। मोटार पिस्टल को हम खरल भी बोलते हैं। इसमें हम पिसाई करते हैं, घुटाई करते हैं, है ना। पहले के जो वैद्य होते थे बेटा उनके पास ये व्यवस्था रहती थी। दवाइयों को इसी में घोट पे पीसते थे और ताजी ताजी दवाई पेशेंट को खिला के उसको ठीक कर देते थे। 3 4 बार खिलाते थे, पेशेंट ठीक हो जाता था। क्योंकि ये जो हर्ब्स होती हैं बेटा ये भी बहुत पावरफुल होती है। लेकिन अब इसके जानकार उतने बचे नहीं। कंपनियां प्रोसेसिंग करती हैं और दवाइयां बना के टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में हमको अवेलेबल करा देती है। लेकिन हम नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना हम अच्छा जीवन जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे और लंबा जीवन जिएंगे, है ना। और लंबे समय तक हमारी युवा अवस्था या हमारी जो वाइटल एनर्जी है वो बनी रहेगी। नहीं तो प्राण ऊर्जा क्षीण होगी तो व्यक्ति फिर मौत की तरफ आगे बढ़ेगा। उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, व्याधियां हो जाएगी, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो भगवान से यही कहेगा कि उठा ले, है ना।
तो ये यहाँ पर कुछ प्लांट की फैमिली भी दी हुई है, ठीक है। जैसे आपका अर्टिकेसिया फैमिली, और रोजेसिया फैमिली, फैबेसिया फैमिली, और एपिसिया फैमिली जिसमें कैरेट कैरेट लाइक प्लांट्स आते हैं। लेमिनेसी फैमिली जिसमें मिंट फैमिली आती है। मिंट एज अ माउथ फ्रेशनर यूज होता है, पुदीना के जैसे, है ना। और टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है, मेंथा का, मिंट का, पुदीना का, क्लोरमेंट, इस टाइप से। पॉलीगोनेसिया फैमिली, और बोरेनेसिया फैमिली। तो ये सब यहाँ पर कुछ फैमिली के मैंने नाम दिए हैं, है ना। इन्हीं इन्हीं से रिलेटेड कुछ और भी फैमिलीज है जो आपके सिलेबस में जिसके प्लांट है। तो ये है आपका नीम, ठीक है। नीम में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एजेटिरेक्टिन नाम का केमिकल पाया जाता है। फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट का वो केमिकल, वो मॉलिक्यूल जो कि बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की जो बीमारियां होती है उसको, व्याधियों को ठीक करता है। ये कौन सा प्लांट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बताओ। एलोवेरा। हाँ, वेरी गुड। एलोवेरा को हम ग्वार पाठा भी कहते हैं। एलोवेरा के आपको यूजेस बताओगे? एलोवेरा को हिंदी में हम घृत कुमारी भी कहते हैं, संस्कृत हिंदी में घृत कुमारी, ठीक है। लिलिएसी फैमिली का प्लांट है। एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट होता है, एंटी रिंकल इफेक्ट होता है। इसके टॉनिक हमारे कब्ज की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पेट को साफ करता है। इसमें रेजिन होता है बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट में जो कि ह्यूमन बींग्स में मेडिसिन की तरह काम करते हैं। तो एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी एलोवेरा को यूज करती है, रामदेव बाबा इसके प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। और इसमें और क्या होता है? एंथ्राक्यूनोलोन्स होते हैं। एंथ्राक्यूनोलोन्स इसका एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल्स है जिसकी वजह से ये मेडिसिनल इफेक्ट रखता है। एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट क्या होता है? यदि हम स्किन की मसाज करते हैं तो हमारे जो फेस के डेड स्किन हैं वो इससे निकल जाते हैं, ठीक है। और सेल रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब नए सेल बनने लगते हैं जिससे हमारी त्वचा खूबसूरत हो जाती है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एलोवेरा ग्वारपाठा को काफी यूज करती है ना। घर पे गमलों में भी हम इसको लगा यस सर। सकते हैं। इसके पौधे में आप देख सकते हो कांटे कांटे होते हैं, है ना। एलोवेरा का पौधा जैसे आप देख के समझ गए क्योंकि आप देखते रहते हो, ऐसे ही हमको औषधीय पौधों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे औषधीय पौधे हैं। ये कौन सा है बताओ? हम्म इसको बेटा पत्थर चट्टा बोलते हैं, है ना। पत्थर चट्टा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिना बीज और बिना बिना बीज के ही हो जाता है। ये इसकी पत्ती से भी आप इसको लगा सकते हो, जैसे ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल की पत्ती लगा दो तो उससे पूरा पौधा तैयार हो जाता है ना। इसलिए इसको पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। ये भी बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है। सदाबहार आपने देखा होगा, सदाबहार विनका रोजिया। इसके पर्पल कलर के फूल होते हैं, है ना। इसमें एंटी कैंसर इफेक्ट होता है, बवासीर के ट्रीटमेंट में यूज होता है ये। स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। इसमें सफेद टाइप के फूल और लाल टाइप पर्पल कलर के फूल, सदाबहार, उसमें ये दो टाइप के फूल हम्म, पाए जाते हैं, है ना। आपने देखा है किसी ने सदाबहार का? हाँ। हाँ सर, नर बाहर तारा भी रहते। बोलते हैं उसको। हाँ सर, वो बाहर रहते, कंपाउंड के बाहर रहते भी लगे हुए। हाँ, कड़ू रहते हैं भयंकर। उनकी जो पत्तियां रहती हैं वो बहुत ज्यादा कड़वी रहती हैं, गुड। है ना। तो ये सब है ना। पान, पान भी औषधि है। वो गाना आपने सुना है, पान खायो सैया हमारो। तो सैया बहुत टैलेंटेड है, पान खा रहे हैं क्योंकि पान में औषधि है ना। माउथ फ्रेशनर एज अ यूज होता है। कभी कोई नायक नायिका के पास जाए तो मुंह से बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसलिए सैया पान दबा के जाते हैं। पान भी हम्म, औषधि है। पान में कत्था डलता है, कत्था भी औषधि है, कटेचू, ठीक है। पान खाने के क्या फायदे हैं? डाइजेशन अच्छा होता है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, अफारा, इन लोग को गैस बनती है। पहले के लोग ऐसे ही पान नहीं खाते थे बेटा, बहुत टैलेंटेड हुआ करते थे पहले के लोग। हर चीज साइंटिफिक होती थी, वो हमको समझ में नहीं आती बस, ठीक है। तो पान की जो फैमिली है वो होती है पिपरेसी फैमिली, है ना। और ये एज अ माउथ फ्रेशनर काम करता है, एज अ डाइजेशन को इम्प्रूव करता है क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस को ये बढ़ा देता है, उसके सिक्रीशन को, है ना। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम अफारा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। यदि गले में किसी की खराश हो, है ना। अब भैया बातें करेंगे तो गले में खराश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आवाज अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो गले की खराश को भी कम करता है और जॉइंट के डिसऑर्डर को भी कम करता है। आपने देखा होगा पहले के बूढ़े बुजुर्ग पान खाते रहते थे, इधर खाना खाया उसके बाद टिपारी खोल के बैठ जाते थे, है ना। तो जॉइंट हाँ डिसऑर्डर सर। भी नहीं होते थे पहले के बुजुर्गों को, है ना। निर्गुंडी आपने सुनी होगी बेटा, निर्गुंडी की पत्ती। ये एंटी नीलगुड़ी, इंसेक्ट, हाँ। हाँ, एंटी इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, मच्छर नहीं आते, इंसेक्ट्स नहीं आते,
है ना। कालमेघ, कालमेघ को हम भूई भूई नीम भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा कड़वा होता है, इसको बिटर किंग भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कड़वा कालमेघ होता है। भूई नीम इसको कहते हैं, और ये अपच की समस्या, जो डाइजेशन नहीं होता ना उसमें यूज करते हैं, और बैक्टीरिया को भी किल करता है। और इसका एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल होता है ट्राइटरपेनॉइड्स। सर्पगंधा, सर्पगंधा हाई बीपी के ट्रीटमेंट में यूज होती है, स्नेक के जैसी ये जड़ होती है। प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? ये सर्फगंधा जड़ पार्ट होता है, सर्फ के जैसी इसकी जड़ होती है। प्लांट को 4-5 साल का होता है, उसके बाद उखाड़ लेते हैं बेटा, और उखाड़ने के बाद में उसको सुखा लेते हैं, है ना। तो उसकी जो ड्राइड रूट्स होती हैं वो मेडिसिनल इफेक्ट देती है। एक आपने अपराजिता का प्लांट देखा होगा जिसमें ब्लू फ्लावर्स होते हैं, रुको कहीं हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा है आपने? हाँ सर। ये अपराजिता का प्लांट होता है बेटा ये, ठीक है। इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आप देख सकते हो, बटरफ्लाई जैसे, तितली जैसे दिखते हैं, तो इसको बटरफ्लाई पी प्लांट भी बोलते हैं। इन सबका हमको काफी डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, आपकी बुक खोल के जो मैंने सजेस्ट किया ना आपको, एरो एरिसन पब्लिकेशन, उसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ोगे, मैं अगली क्लास में पूछूंगा इसकी फैमिली कौन सी है और ये क्या काम आता है ये, ठीक है। ये प्लांट मेडिसिनल प्लांट है, इसमें क्या क्या मेडिसिनल एक्टिविटी होती है, कहाँ पर हम इस जड़ी बूटी को यूज करते हैं, ये आपको मुझे बताना है ना। ऐसे ही आपका मेंथा है, पिपरमेंट है, माउथ फ्रेशनर है, ठीक है। पुदीना जैसा होता है ये, लेकिन पुदीना जैसा दिखता है, लेकिन अलग अलग है दोनों प्लांट। टूथपेस्ट में यूज होता है, इससे ऑयल भी निकलता है, इसके ऑयल में बड़ी खुशबू आती है ना। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। लेमन लेमन ग्रास, आपने टी पी होगी, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास हाँ। ये देखा है आपने? इसकी चाय बनती है बहुत हाँ। टेस्टी। मेरे यहाँ पहले लगा हुआ था गार्डन में ये, अब बहुत पहले की बात है, अब क्या पता कहाँ चला गया, देखभाल नहीं हुई उसकी। नहीं तो ये चाय में डालते थे तो बहुत टेस्टी चाय बनती थी। इसको लेमन ग्रास बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, लेमन मतलब नींबू, नींबू जैसे इसमें हम्म। टेस्ट आता है, और उसकी खुशबू भी आती है ना। और ये मॉस्किटो रिपेलेंट भी होता है, जिसको थोड़ी बहुत भी समझ, वो इस टाइप के पेड़ पौधे घर पे बहुत लगाता है। मेरे दादा बहुत लगाते थे, पर दादा के शांत होने के बाद आने वाली जनरेशन ने सब कबाड़ा कर दिया, ठीक है। तो हमेशा अपने पूर्वजों से बेटा ज्ञान लेते रहना चाहिए, हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। स्मार्टफोन चलाने से ही व्यक्ति स्मार्ट नहीं होता, है ना। वो कहते हैं ना स्मार्टफोन, तो बिल्कुल सही बात है, फोन स्मार्ट है और इंसान स्मार्ट नहीं है आजकल। तो इंसान को स्मार्ट होना जरूरी है। तो मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह काम करता है ये लेमन ग्रास। तुलसी हर घर में होनी चाहिए, राम तुलसी लगाओ, श्याम तुलसी लगाओ, कोई भी तुलसी लगाओ, तुलसी बहुत बढ़िया है। तुलसी का काढ़ा बना के पियो। रामदेव बाबा कह रहे इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, बुखार को भी कम कर देती है तुलसी, मतलब एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है, जुकाम को भी कम कर देती है, कफ सिरप में डाली जाती है। एंटी टिश्यू इफेक्ट होता है, लिक्विफाई कर देती है, और बलगम हमारा निकल जाता है और हम बढ़िया स्वस्थ हो जाते हैं। तो तुलसी भी है, ठीक है। आपका पारिजात तो आपने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा चलता है, चिकनगुनिया के टाइम पे बहुत पारिजात लोगों ने यूज किया, बुखार को कम करता है। इवन वास्तु दोष को भी कम करता है, तो ऐसे पौधे घर पे हमको लगाना चाहिए, जोड़ों के दर्द में यूज होता है। मोगरा है, मोगरे से खुशबू भी आती है, कान में यदि दर्द हो रहा है तो मोगरे के फूल का रस डाल लो, तो दर्द कम हो जाता है, ठीक है। महक बहुत अच्छी आती है, परफ्यूम बनाने के काम आता है। गुड़हल है, गुड़हल हमारे खून को ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है, रक्त को शुद्ध करता है ये। और हेयर कंडीशनर की तरह काम करता है। काई के लिए लोग इतने 200-400 रुपए के लॉरियल फॉरियल क्या क्या खरीदते हैं, भगवान जाने, है ना। प्रोग्नोसी सही से पढ़ लोगे बेटा, मजा आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। बुक उठा के सभी लोग पढ़ोगे, मैं अगली क्लास में पूछूंगा इनके डिस्क्रिप्शन आपसे, है ना। ड्रग का नाम बताऊंगा आपको, मेडिसिनल इफेक्ट बताना है। गुड़हल में ब्लड प्यूरिफायर है, हेयर कंडीशनिंग इफेक्ट है, चाय बनाओ बढ़िया फर्स्ट क्लास, हर्बल टी बनती है इससे। वज्रुदंती नाम का जो पेड़ होता है बेटा, इसमें भी सफेद और पीले फूल लगते हैं। वज्रुदंती आपने सुना होगा, दांत मांजने का मंजन आता है, तो सुना है वज्रुदंती, हम्म। वज्रदंत, हाँ सर। वो इसी से बनता है। गिलोय का काढ़ा, है ना, और बेल का फ्रूट आता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी हाँ। चीजें हैं बेटा, कोगनोसी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पढ़ाई करो, देखो सिलेबस उठा के कौन से ड्रग्स हैं, है ना। और फिर वो ड्रग्स की स्टडी करो कि उसमें क्या कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उसकी फैमिली क्या है, कौन से मेडिसिनल इफेक्ट है, हम उसको कैसे केमिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, ये सब पढ़ना है हमको। चलो आज हमारी शाम को क्लास नहीं होगी बेटा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा एक फंक्शन में, तो इसलिए मैंने अभी ओके। क्लास ले ली। ये लेक्चर आपसे मैं शेयर करूंगा, इसको सुन के आप नोट्स बना लेना।
है ना। यहाँ पर ही कुछ ओके। है, तो आप इसको देख लेना और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके सर। चलो, है ना, बाय, कल मिलते हैं बेटा। हैव अ नाइस डे। बाय।